तमाम ककवान अगनुसी को अपना बादशाह मान चुके थे और मुल्क में हर तरफ अमन व अमान था। अगनुसी की ताजपोशी के मौके पर एक शानदार जश्न मनाया गया जिसमें हम भी शरीक हुए। जश्न से फारग होकर हमने एक दिन अगनुसी से कहा, तमही मालूम ही है कि हम यहाँ सरहनरी के भाई को तलाश करने आए थे, उस मकसद में नाकाम रहे। अब हम सलीमानी खजाने का पता चलाना चाहते हैं, उस सिलसिले में तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो। अगनुसी ने वादा किया कि वो चंद दिन में उस बारे में मालूमात हासिल करके हमें बताएगा। 2-3 दिन बाद रात को हमसे मिलने आया और बोला, सामने जो 3 पहाड़ हैं उन पर 3 देवताओं के बत हैं। इन्हीं पहाड़ों के बीच कहीं एक बहुत बड़ा गार है जिसमें हमारे बादशाह दफनाए जाते हैं। तवाला को भी इसी गार में दफनाया गया है। गार के आसपास कहीं एक खफिया तहखाना है जिसमें खजाना रखा गया है, उस तरफ आने का रास्ता गागोल के सिवा किसी को मालूम नहीं। सरहनरी ने पूछा, अगर गोल ने हमें रास्ता दिखाने से इनकार कर दिया तो? अगनुसी ने कहा, तो मैं उसकी गर्दन अड़ा दूंगा। और एक सिपाही को बुलाकर कहा, गागोल को हाजिर करो। थोड़ी देर बाद चंद सिपाही गागोल को घसीटते हुए लाए और हमारे सामने पिटक कर चले गए। गागोल पहले तो खूब रोई पीटी और फिर कहने लगी, मैं तमही अपनी जादू के जोर से फना कर दूंगी। अगनुसी ने कहा, बढ़िया, तेरा जादू तवाला को तो बचा ना सका, हमारा क्या बगाड़ेगा? तो ये बता कि मेरे दोस्तों को सलीमानी खजाने तक ले जाएगी या नहीं। गोल ने पहले इनकार किया, लेकिन जब अगनुसी ने इसे डराया धमकाया तो हमें रास्ता दिखाने के पर रजामंद हो गई। अगले दिन जब हम रवाना होने लगे तो गागोल ने कहा, उस खजाने का जिसने लालच किया वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरा, अभी भी मौके है, अपना इरादा तर्क कर दो। हम उसके धमकाने में न आए और 3 दिन बाद उन पहाड़ों तक पहुंच गए जहां सलीमानी सड़क खत्म होती थी। इन्फादूस फुलाता और बहुत से सिपाही हमारे साथ थे। रस्ते भर वो मनहूस बढ़िया हम पर फिक्रे किस्ती रही, कभी कहती कि ये शामत के मारे हैरों से अपना पेट भरेंगे, कभी कहती ये मौत के मुंह में जा रहे हैं। उसकी बकवास सुनकर मेरा जी चाहता था कि इसे उठाकर किसी खड्ड में फेंक दो, मगर अफसोस के खजाने का राज और किसी को मालूम न था। काफी देर तक चढ़ने के बाद हमें दाएं बाएं के 2 पहाड़ों के बीच में एक गोल और 300 फीट गहरा गड्ढा नजर आया। मैंने कहा, यही वो जगह है जहां से हेरे निकाले जाते होंगे। हम उस गड्ढे के किनारे किनारे आगे बढ़ते गए क्योंकि हमें तीसरे पहाड़ तक जाना था। जरा आगे पहुंचकर हमें एक दीवार नमा चट्टान पर कुछ शक्ल बनी हुई नजर आए। पास जाकर देखा तो पता चला कि 3 बत हैं जिन्हें चट्टान तराश कर बनाया गया है। बीच में एक औरत की मूर्त थी और दाएं बाएं गिरौनी शक्लों के मर्द थे। यही वो देवता थे जिन पर तवाला फुलाता को भेंट चढ़ाना चाहता था। हर बत 50 फीट का था और उस कदर आमदगी से बनाया गया था कि देखने वाला हैरान रह जाता था। हम उन बतों के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि एकाएक इन्फादूस ने आकर पूछा, आप लोग मर्दों का गार अभी देखेंगे या दोपहर के खाने के बाद? गागोल तो गार में जाने के लिए तैयार है। भी दिन के 11 ही बजे थे और हम गार देखने के लिए इतने बेचैन थे कि इसी वक्त गागोल के साथ जाने को तैयार हो गए। अलबत्ता मैंने इतनी एहतियात की कि फुलाता से कहकर एक पिटारी में कुछ खुश्क गोश्त और पानी की छागल रखवा ली। गागोल हाथ में लाठी लिए हमारा इंतजार कर रही थी। वो ठक ठक करके आगे चली, हम पीछे पीछे हो लिए। पहाड़ी रास्ते पर 1-2 चक्कर काटने के बाद बढ़िया ने हमें एक दरवाजे के सामने ला खड़ा किया जो चट्टान में बना हुआ था। वो बोली, हाँ गोरे लोगों, तुम्हारा इरादा अभी नहीं बदला, तुम मेरे साथ गार में चलोगे? हम तैयार हैं, हमने जो जवाब दिया। अच्छा तो फिर जी बड़ा करके मेरे पीछे पीछे चले आओ। बढ़े इन्फादूस तो भी साथ चलेगा? बढ़िया ने भयानक अंदाज में काका लगाकर पूछा। इन्फादूस ने जवाब दिया, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन याद रख अगर गोरे सरदारों का बाल भी बीका हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूं। गागोल ने कहा, ठीक है, ज्यादा बातें ना बना। उसने मिट्टी का एक दिया जला आया और दरवाजे में दाखिल होगी। गिड ने फुलाता से पूछा, तुम साथ चलोगी? फुलाता ने कहा, मामू मुझे डर लग रहा है। गिड बोला, लाओ पिटारी मुझे दे दो और इन्फादूस के साथ वापस चली जाओ। लेकिन फुलाता ने न तो पिटारी दी और न वापस गी। छोटे छोटे कदम उठाते वो हमारे साथ हो ली। कोई 50-60 गज तक हम एक तंगो तारीख में चलते रहे। फिर एक मोड़ आया और हम एक बहुत बड़े गार के दरवाजे पर खड़े थे। उस गार की छत की 100 फीट ऊंची थी और
और लंबाई चौड़ाई का सही अंदाजा करना मुमकिन ही न था, और गार में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी जैसे चांदनी छन छन कर रही हूँ। शायद ऊपर छत में जगह जगह रोशनदान बने हुए थे जिनसे सूरज की रोशनी अंदर आती थी। उसकी रोशनी से भी ज्यादा हैरत अंगेज चीज वो सैकड़ों दिखने में वो बर्फ के मालूम होते थे, लेकिन हकीकत में ये चौने के थे जो छत से कतरा कतरा टपक कर जिम के सतून बन गया था। उन सतूनों की खूबसूरती और नई शक्लें बयान नहीं हो सकती। बाज सतून तो छत से जा मिले और बाज अभी आधे बने थे और बाज दीगर अजीब वगरीब शक्लों में ढल गए थे। चौने की बूंद गिरने से टिप टिप की आवाज पैदा हो रही थी। हम आगे गए तो पता चला कि दाएं बाएं और बहुत से छोटे छोटे गार भी हैं, जैसे किसी बड़ी सड़क से छोटी छोटी गिलियां नकुल रही हो। गार किया था, ऐसा मालूम हो रहा था किसी तलस्म में आ गए हैं, लेकिन गागोल को गार से कोई दिलचस्पी न थी। वो बड़ी तेजी से ठक ठक करती चली जा रही थी। मैं रख कर देखना चाहता था कि गार में रोशनी कहाँ से आ रही है और ये कि रोशनदान कुदरती है या मुस्नुई, मगर गागोल ने मुझे ये मौके ही न दिया। उसके दूसरे सिरे पर हमें एक छोटा सा दरवाजा नजर आया। गागोल ने रोक कर पूछा, गोरे लोगों, तुम मर्दा बादशाहों के गार में दाखिल होने के लिए तैयार हूँ? वो हमें खौफजदा करना चाहती थी। आगे चलो, सरहनी ने बेपरवाही से जवाब दिया। हम एक तंग और अंधेरी सरंग से गुजरकर एक और गार में दाखिल हुए जो एक बहुत बड़े कमरे की मानद था। यहाँ रोशनी बहुत कम थी और शुरू में मुझे सिर्फ इतना नजर आया कि कमरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पत्थर की एक बहुत बड़ी मेज बची है जिसके इर्द गिर्द कुछ सफेद सफेद चीजें बैठी हैं और एक कोने में कोई बहुत ऊंची चीज खड़ी है। पहले तो मुझे कुछ पता न चला कि ये क्या चीज है, लेकिन जब आंखें अंधेरे से मानूस हो गई तो मैं चीख मार कर उल्टे पांव भागा, और अगर सरहनी मुझे पकड़ना लेते तो शायद इन फादूस के पास पहुंच कर ही तुम लेता। खुद सरहनी के चेहरे पर घबराहट के आसार थे। गिट की घगी बंद हो गई थी और फुलाता पर खुशी तारी हो चली थी। वो मंजर ही उस दर्जा होलनाक था। कमरे के पहले सिरे पर एक 15 फीट का इंसानी ढांचा एक हाथ में नेजा लिए और दूसरा हाथ मेज पर रखे उस तरह खड़ा था जैसे अभी अभी अट्ठा हूँ। ये क्या बुला है? मैंने घबरा कर पूछा। गलत जगह तो नहीं आ गए? गागोल ने काका मार कर कहा, ये मर्दा बादशाहों का तहखाना है सुनहरे हाथी अधरा में। तुझे एक चीज दिखाओ, और वो सरहनी का हाथ पकड़कर उन्हें मेज की तरफ ले गई। हम भी साथ हो लिए मेज के पास पहुंच कर देखते हैं कि वहां तवाला अपना कटा हुआ सरगोद में रखे बैठा है और उसके जिस्म पर महन सी सफेद तह चढ़ी हुई है। इतने में एक बूंद गिरने की आवाज आई और हमें पता चला कि तवाला पर चौने की बूंदी टपक रही हैं और वो रफ्ता रफ्ता चौने के पत्थर में तब्दील हो रहा है। उसके आसपास बहुत से बादशाह बैठे थे और वो सब के सब चौने के पत्थरों में तब्दील हो चुके थे। हमने 15 फीट के ढांचे को भी करीब से देखा। वो पत्थर का नहायत इमदा मुजस्समा था और शायद मवत का देवता था। हम कुछ देर उस मेज के पास खड़े रहे जिसके इर्द गिर्द ककवानों के 27 मर्दा बादशाह बैठे थे और परले सिरे पर मवत का देवता नेज़ा थामे पहरा दे रहा था।